क्वेश्चन नंबर 5 अंगा पे हम पढ़ते हैं, आप भी गौर से सुनिए। लिखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंग दैर्ध्य के व्यंजक रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। लाइमन तथा बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी की आपको प्रथम रेखाओं की तरंग दैर्ध्य के सूत्र लिखनी है पहले, और फिर इन्हीं श्रेणियों की जो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य है उनका अनुपात पता लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 अंगा आंसर लिखेंगे। उसके लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य। देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइमन श्रेणी होगी उसकी अगर किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य आपको चाहिए तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 स्क्वेयर माइनस 1/n स्क्वेयर, जहां n स्टार्ट होता है 2 से 3b 4 5 6 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ठीक, लेकिन हमें क्या होगा ना, हमें लाइमन श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य नहीं चाहिए, हमें लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य चाहिए। तो हम लिखेंगे इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य अब अगर आपको लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य चाहिए तो आपको n की जगह 2 लिखना पड़ेगा। तो n की जगह 2 लिख दीजिए, r 1/1 स्क्वेयर माइनस 1/2 स्क्वेयर। और उनके केवल उन्होंने बोले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंग दैर्ध्य के व्यंजक रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। आपको केवल उनके व्यंजक लिखने हैं रिडबर्ग नियतांक के पदों में। तो इसे और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। 1/λ इज इक्वल टू r, ये 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 करेंगे तो ये 1/λ हो जाएगा 3/4r। 4 एकम 4 माइनस 1 3/4, और हमें तो लैम्डा चाहिए तो ये नंबर पलट जाएगा 4/3r, और ये r/, में ही आएगा। तो ये है लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला कैपिटल R के पदों में, रिडबर्ग नियतांक के पदों में। इसी प्रकार इसे हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार हम बामर का करना चाहते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर सीरीज की किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य, अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो बामर सीरीज है उसकी किसी भी रेखा की आपको तरंग दैर्ध्य चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/r,
1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन 2 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वेयर, और इसमें जो आप n देख रहे हैं इसकी वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। लेकिन हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य नहीं चाहिए, हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो बामर श्रेणी होगी उसकी पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य चाहिए। इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर सीरीज की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, उसके लिए आपको n के स्थान पर 3 लिखना पड़ेगा। तो r 1 अपॉन 2 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वेयर। अब इसे हम कैलकुलेट कर लें अगर, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r, 1 अपॉन 2 स्क्वायर हो गया 4, 1 अपॉन 3 स्क्वायर हो गया 9। अब इसे एलसीएम वगैरह लेके आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ एलसीएम हमने ले लिया 36, 4 से डिवाइड किया 9 टाइम्स में गया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 से डिवाइड किया 4 टाइम्स में गया, 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4। देन 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 5 अपॉन 36। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 36 अपॉन 5r। ये वेवलेंथ की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की भी पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य पता लगा ली, और वो भी r के पदों में, कैलकुलेट करना नहीं था हमको। अब एक आंसर हुआ, एक और इन्होंने कुछ पूछा हुआ है, लाइमन तथा बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करिए। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि लाइमन और बामर श्रेणी की जो दीर्घतम तरंग दैर्ध्य होती है वो पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य ही होती है। लाइमन श्रेणी की अगर दीर्घतम तरंग दैर्ध्य पूछी जाएगी तो वो भी लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य होती है। अगर बामर श्रेणी की दीर्घतम रेखा की तरंग दैर्ध्य पूछी जाएगी तो वो भी बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य होती है। समझ रहे? और उन्हीं का उन्होंने रेशियो पूछा है, तो आपने लाइमन श्रेणी की भी दीर्घतम तरंग दैर्ध्य निकाली है और बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य निकाली है। ध्यान रखें, किसी भी श्रेणी की जो पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य होती है वो दीर्घतम तरंग दैर्ध्य होती है। तो ये है लाइमन श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य। लाइमन श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य, और ये है बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य। दीर्घतम तरंग दैर्ध्य। तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, किसी भी श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य ही उसकी दीर्घतम तरंग दैर्ध्य होती है, और किसी श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है, और उसी को हम बोलते हैं श्रेणी सीमा, जिसका मान निकालने के लिए n की जगह इन्फिनिटी लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि लाइमन तथा बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करिए। तो ठीक है, हम ये कर सकते हैं, इन्हीं का रेशियो हमको निकाल देना है। यहां जो भी उन्होंने लिखा है उसका हम एक हेडिंग बना लेते हैं, लाइमन तथा बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य का अनुपात।
उसके लिए आप एक काम करें, इनको चाहे तो कोई सिंबल दे दीजिए। लाइमन श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य और बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य। मान लेते हैं कि लैम्डा एल लाइमन की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य है और लैम्डा बी बामर की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य। तो लाइमन की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य क्या है? 4/3r। 4/3r। बामर की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य कितनी आई हुई है? 36/5r। 36/5r। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा एल अपॉन लैम्डा बी, मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन एंड मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर बामर। आप ऊपर वाला तो फ्रैक्शन मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सिंपल सा, ऊपर वाले फ्रैक्शन को ऐसे ही लिखा रहने दें, नीचे वाला फ्रैक्शन उलट जाएगा। तो 5r अपॉन 36, 36/5r है तो 5r अपॉन 36। r से ये r कैंसिल हो गया, 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 9 टाइम्स में। देयरफॉर मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन अपॉन मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बामर विल बी इक्वल टू 5/9 3s are 27। 5/27 ये इन दोनों का रेशियो रहेगा 5/27। ठीक है, इसका आंसर नहीं दिया इसमें, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने? क्वेश्चन नंबर 5 अंगा कर लिया है। 5 अंगा के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखा हुआ है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित करिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता का सूत्र स्थापित करना है। तो यहां पर हम हेडिंग बना लेंगे, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित करना है हमको, सूत्र स्थापित करना। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र का एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं हम लोग। एक ये प्लेट है, 2 प्लेट्स रहेंगी इस पे, दोनों समांतर होंगी। एक प्लेट पर चार्ज देंगे हम और दूसरी प्लेट पर प्रेरण की वजह से चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, अर्थ कर देंगे उसको हम। मान लिया कि हमने इसे Q चार्ज दिया, Q, तो इसमें कितना चार्ज आ जाएगा? -Q चार्ज आ जाएगा। ये भी मान लिया कि दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D के बराबर है, और ये भी मान लिया कि K परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ इसमें भरा हुआ है। इतनी सारी चीजें। तो सबसे पहले जो चीजें हम लेंगे कैलकुलेशन के लिए, जिनकी हेल्प लेंगे, वो सारी बातें आपको लिखनी है। तो माना समांतर प्लेट संधारित्र, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। प्लेटों के बीच दूरी, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच दूरी D है, तथा प्लेटों के बीच
प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला एक परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक वाला एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। माना प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तब दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये तो सभी बच्चों को मालूम होगी। फिलहाल गॉस थ्योरम में दो समांतर विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला गया था। कितना व्यंजक आया था? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अगर के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा हुआ है तो, अगर पदार्थ नहीं भरा होगा, एयर होगी या निर्वात होगा, तो उस समय केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक, तो दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। अब यहां सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सभी लोगों को याद होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वो प्लेट पर उपस्थित कुल आवेश बटे क्षेत्रफल, इससे निकालते हैं। देयरफॉर अगर सिग्मा की वैल्यू ये है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? इसकी जगह पर हम ये वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। सिग्मा की जगह Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, तो दोनों प्लेटों के बीच इतना वैद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? d, इसलिए दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा? इसलिए प्लेटों के बीच विभवांतर V का फॉर्मूला आप जानते हैं, E मल्टीप्लाइड बाई डी। कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और डिस्टेंस D है तो E को D से मल्टीप्लाई कराने पर उस दूरी पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है ये फाइंड आउट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो V इज इक्वल टू व्हाट इज E? E इज Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। इतना विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच आएगा। एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं, हम धारिता का सूत्र निकालना चाहते हैं और धारिता के फॉर्मूले में होता है Q अपॉन V। तो जब तक मुझे दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर नहीं मालूम होगा तब तक हम धारिता नहीं निकाल सकते। इसलिए हमने प्लेटों के बीच का विभवांतर अब फाइंड आउट कर लिया। अब हम बड़ी आसानी से धारिता निकाल सकते हैं। इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V। तो Q अपॉन V की जगह ये वैल्यू लिख देंगे, QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू A। कैलकुलेट करिए आप इसे तो Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, बाकी नंबर पलट जाएगा। तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो अगर कोई भी आपके पास ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो उसकी धारिता का सूत्र होगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बस यही आपको फॉर्मूला बनाना था। और अगर उसके बीच में प्लेटों के बीच एयर वगैरह भरी हुई है तो यही K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
फॉर एयर और वैक्यूम, वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान कितना होता है? 1। देयरफॉर सी इन एयर, ठीक है, सी इन द एयर, के की जगह 1 हो जाएगा तो ये फॉर्मूला मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक, तो इस तरह से ये डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। काफ़ी अच्छा है और बड़ा इजी भी है। आगे उसी में एक न्यूमेरिकल लगाया हुआ है उन्होंने, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए फिर से एक हेडिंग बनाएंगे, न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट में लिखा है 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र, 100 माइक्रोफैरड धारिता का एक समांतर प्लेट संधारित्र है। 400 वोल्ट तक उसे हमने आवेशित कर दिया। अब हमने क्या किया, उसकी प्लेटों के बीच की दूरी को हमने आधा कर दिया। अगर इतनी दूरी पर थी तो हमने आधा करके इतना कर दिया। आगे तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। जो ऊर्जा वो पहले स्टोर करता था और जो ऊर्जा वो अब स्टोर करेगा उसमें क्या चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये नोट कर लेता हूं कि मुझे दिया क्या क्या गया है। दिया है कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैरड, 100 यानी कि 10 टू द पावर 2, और माइक्रोफैरड को फैरड में बदलेंगे 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए C की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर -4 फैरड। ये C की वैल्यू होगी। 400 वोल्ट तक हमने उसको आवेशित किया है। V इज इक्वल टू 400 वोल्ट। ठीक, इतना। इसके बाद ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? संधारित्र की संचित ऊर्जा में परिवर्तन। संधारित्र की संचित ऊर्जा में परिवर्तन, ये चीज हमें मालूम करनी है। अब हल, सबसे पहले एक काम करेंगे कि ये धारिता है और ये वोल्टेज है। प्लेटों के बीच की दूरी आधी की जा रही है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर प्लेटों के बीच की दूरी डी को आधी करने पर संधारित्र की नई धारिता C डैश मान लेते हैं नई धारिता। आप फॉर्मूले पे देखिए, अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो धारिता का क्या होगा? धारिता दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के विलोमानुपाती है। तो अगर आप इसको आधा करेंगे तो धारिता दोगुनी हो जाएगी। तो अगर पहले धारिता 10 टू द पावर -4 फैरड है, तो अब 2 × 10 टू द पावर -4 फैरड हो जाएगी। धारिता दोगुनी हो जाएगी ना, क्योंकि तो दोगुनी कर दी हमने धारिता। अच्छा, वोल्टेज का क्या होगा? नया वोल्टेज, पहले वोल्टेज 400 था। अब यहां देखिए, अगर धारिता दोगुनी हो जाएगी तो वोल्टेज का क्या होगा? वोल्टेज आधा पड़ जाएगा। आप फिर देखो ना, धारिता और वोल्टेज की विलोमानुपाती है। तो अगर धारिता हमने दोगुनी कर दी तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? आधा। तो पहले वोल्टेज कितना था? 400, तो अब कितना हो जाएगा? अब 200 वोल्ट हो जाएगा। तो नया वोल्टेज होगा 200 वोल्ट। समझ आ गया सभी को? ठीक, अब उन्होंने संचित ऊर्जा में परिवर्तन पता लगाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, संधारित्र में संचित प्रारंभिक ऊर्जा पहले पता लगा लो, फिर अंतिम ऊर्जा पता लगा लेंगे और अपने आप चेंज हमको दिख जाएगा। तो संधारित्र में
संधारित्र में संचित प्रारंभिक ऊर्जा, इसे U इनिशियल लिख लो आप, और फॉर्मूला क्या लगेगा 1/2 CV²। तो UI इज इक्वल टू 1/2 C10⁻⁻⁴ और V², V है 400, इसको स्क्वायर करेंगे, देखो 4 का 16 हो जाएगा, और ये 100 का यानी कि 10⁻2 का 10⁻4 हो जाएगा। तो 16 × 10⁻4। इस तरह से 2 से 16 कैंसिल करेंगे 8, और 10⁻⁻4 इंटू 10⁻+4, 10⁻0 और 10⁻0 की वैल्यू 1, बस। तो 8 जूल ये संधारित्र में संचित प्रारंभिक ऊर्जा है। अब हम संधारित्र में संचित अंतिम ऊर्जा पता लगा लेते हैं। संधारित्र में संचित अंतिम ऊर्जा एनर्जी फाइनल 1/2 C⁻V², क्योंकि धारिता C' मान ली अंतिम वाली और वोल्टेज V' माना गया है। देन U फाइनल इज इक्वल टू 1/2 C' 2 × 10⁻⁻4, 2 × 10⁻⁻4, V' 200 का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, इट विल बी 4 × 10⁻4। फिर 2 से ये 2 क्या कर देंगे कैंसिल, 10⁻⁻4 से 10⁻4 भी कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे समझ सकते हो कि 10⁻0 हो जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ 10⁻0 विल बिकम 1। इस तरह से क्या बचेगा 4 जूल। तो उन्होंने बोला कितना परिवर्तन आ जाएगा, आंसर है 4 जूल एनर्जी कम हो जाएगी। अब आप देख ली ना, प्रारंभिक ऊर्जा कितनी थी 8 जूल, अंतिम एनर्जी कितनी है 4 जूल। तो क्या हो रहा है, कमी की वृद्धि, कमी कितने की, तो बस परिवर्तन कितने का आया। व्हाट विल बी अवर फाइनल आंसर, अवर फाइनल आंसर विल बी 4 जूल की कमी हो जाएगी। अगर आप प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर देंगे, आधा कर देंगे, तो 4 जूल एनर्जी कम पड़ जाएगी। फिर नहीं समझ आया, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में अथवा वाला भाग आ जाते हैं। लिखा है गॉस प्रमेय लिखिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे पहले आपको गॉस प्रमेय लिखनी है। गॉस प्रमेय आप सभी को याद होगी, गॉस प्रमेय कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही स्टेटमेंट था गॉस थ्योरम का। तो हम नोट कर लेते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये स्टेटमेंट गॉस थ्योरम का रहा। अब अगर वैद्युत फ्लक्स फाई ई है और किसी बंद पृष्ठ से घिरा नेट आवेश स्मॉल क्यू है, तो उस वक्त इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनेगा वो ये होता है,
बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। तो गॉस थ्योरम तो हमने लिख दी, बस लिखने के लिए बोला और तो कुछ करना नहीं था इस पे। आगे है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर, इसको हम हेडिंग बना लेते हैं। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये काम भी हम गॉस थ्योरम की हेल्प से ही करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर, एक हमारे पास अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर होगी। ये एक मान ली चादर, हमने इसको हमने आवेशित कर दिया, और क्योंकि चालक चादर है तो जब आप चार्ज करोगे तो इसका चार्ज पूरी चादर पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये इधर भी बहुत बड़ी है, इधर भी बहुत बड़ी है, और बहुत दूर दूर तक ये इसका चार्ज सरफेस पर फैला हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है सिग्मा है, माना चालक चादर पर, माना चालक चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक। अब क्योंकि गॉस थ्योरम की हेल्प से करना है, और गॉस थ्योरम तो हमेशा एक बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बंद पृष्ठ में भी आपने सीखा था कि क्या खास बात होनी चाहिए। बंद पृष्ठ जो होता है वो ई और थीटा के लिए सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये जो आवेशित समतल चादर है, इसके लिए जो बंद पृष्ठ बनेगा जिसमें ई और थीटा की सिमेट्री हो, वो बेलनाकार सरफेस बनेगी। बेलनाकार सरफेस आपने जब इसका बेसिक क्लास पढ़ाई जा रही थी तब भी आपने इसके डेरिवेशन किए थे। तो यहाँ पर मैं एक बेलनाकार पृष्ठ मान लेता हूँ। सबसे पहले चादर से r दूरी पर स्थित एक बिंदु है P, लिख लेते हैं, माना चालक चादर से r दूरी पर स्थित एक बिंदु कैपिटल P है। ये r डिस्टेंस पर एक पॉइंट कैपिटल P है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके लिए किसके लिए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, इसके लिए
बिंदु P से गुजरने वाला एक उचित गौसियन पृष्ठ बनाते हैं। उचित गौसियन पृष्ठ बनाते हैं मतलब जिसमें ई और थीटा की सिमेट्री हो। ठीक है, उचित गौसियन पृष्ठ बनाते हैं। सॉरी, यह गौसियन पृष्ठ चित्र में बने बेलन के आकार का होगा। ठीक है, देखो कैसा होगा। सीट से और डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस बिंदु पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से गुजरने वाला एक उचित गौसियन पृष्ठ बनाया इस तरह से। और ये गौसियन पृष्ठ क्योंकि सिमेट्रिक चाहिए, तो सीट में इधर से लेकर और इधर आर डिस्टेंस तक एक पाइप जैसा, जैसे शीट है और इसके बीच में से हमने एक पाइप पास कर दिया, तो एक पाइप जैसा गौसियन पृष्ठ बनेगा और वो इधर भी आ जाएगा यहां पर उतनी ही डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। ठीक है, इस तरह से। ये कुछ फिगर समझ आ रहा है आपको? जैसे हमने एक शीट लगाई है और उस शीट में ऐसा एक पाइप फिट कर दिया बीच में से होल करके। ठीक है, तो ये एक पाइप जैसे दोनों तरफ इस तरीके से निकला रहेगा, बेलन के आकार का होगा। अब इसमें बेटा आप देख सकते हैं, इसमें दो तरीके के पृष्ठ होंगे। जब पाइप जैसा आप बनाएंगे तो इसको ही जैसे मैं पाइप जैसा बनाता हूं अगर, तो ये पृष्ठ कैसा होगा, वक्राकार। और यहां पर दो पृष्ठ कैसे होंगे, समतल। तो एक वक्राकार पृष्ठ होगा और दो पृष्ठ समतल होंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हर जगह और एरिया वेक्टर आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। आपको याद होगा जब हमने ये बताया था गॉस के एप्लीकेशन, उसमें 4 स्टेप्स आपको बताई थी। सबसे पहली स्टेप क्या बताई थी, गॉसियन पृष्ठ बनाइए। तो ये हमने गॉसियन पृष्ठ तो बना लिया और उसमें ई और थीटा की सिमेट्री चेक करना था। तो ई और थीटा की सिमेट्री थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस पॉइंट पर अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर की तरफ होगा, देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये धनावेश है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा इस तरह से। और समतल पृष्ठ पर एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, समतल पृष्ठ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी तरफ होगा। ठीक, अच्छा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ आएगा और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ रहेगा। ये समतल पृष्ठों की हमने बात की। अब वक्र पृष्ठों की बात करिए जरा। एक ही वक्र पृष्ठ है, पूरे वक्र पृष्ठ में एक जगह कहीं पर मैं दिखाता हूं आपको। अगर इस पॉइंट पर आप ध्यान दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ है इसका, और वक्र पृष्ठ अगर आपने बनाया है तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, ऐसा लंबवत ऊपर की तरफ, या जहां पर भी बनाओगे पृष्ठ पर लंबवत होगा। यहां पर बनाएंगे तो ये पृष्ठ पर लंबवत होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसलिए वक्र पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू कितनी, 90, और समतल पृष्ठों के लिए थीटा 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे होंगे। तो यहां पर लिखेंगे आकार का होगा जिसमें
वक्र पृष्ठ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तथा समतल पृष्ठों पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एक और काम कर लेते हैं, माना समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल कितने, दो समतल पृष्ठ है ना, एक पाइप के इस तरफ एक इस तरफ, दोनों समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल हमने कितने मान लिए, ए। माना समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल ए हैं, ठीक। अब एक स्टेप हमारी पार हो गई, दूसरे स्टेप पे क्या करना होता था बताइए। पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो अब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ या हम उसको बोल सकते हैं गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई ज्ञात करना है। मैं यहां पर निकाल देता हूं, देखिए फाई ई इज इक्वल टू कितने सरफेस में हमने डिवाइड किया इसको, 3। एक कर्व्ड सरफेस और बाकी दो सरफेस कैसी हैं, दो समतल पृष्ठ है, प्लेन सरफेसेस हैं। तो हम उसके लिए एक काम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए फॉर कर्व्ड सरफेस, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए फॉर प्लेन सरफेस नंबर 1। इसको मान लो प्लेन सरफेस नंबर 1 और उधर मान लेते हैं प्लेन सरफेस नंबर 2, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए फॉर प्लेन सरफेस नंबर 2। ये हमने यहां पर मान लिया। 3 सरफेस में पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस हमारा डिवाइड हो चुका है। अब कर्व्ड सरफेस की बात करिए सबसे पहले, फाई ए ई डॉट डी ए, जैसे ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, सिमिलरली ए डॉट डी ए का फॉर्मूला ई डी ए कॉस थीटा फॉर कर्व्ड सरफेस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, so it is cos 90 for curved surface. Plane surface number 1 E dA cos 0, plane surface number 1, plus similarly E dot dA will be again E dA cos 0 for plane surface number 2, ठीक। इस तरह से बेटा cos 90 है तो ये तो 0 हो गया, और अगर ये 0 हो गया तो पूरा टर्म ही 0 हो गया ये। अब इसमें देखो, इसमें cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। E कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि सीट से इस प्लेन सरफेस की डिस्टेंस भी उतनी ही है जितनी सीट से इस प्लेन सरफेस की डिस्टेंस है, इसलिए E कांस्टेंट है तो E बाहर कर लेते हैं। अब अंदर क्या बचेगा देखो, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए फॉर प्लेन सरफेस नंबर 1 प्लस ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए फॉर प्लेन सरफेस नंबर 2। अब क्या आपको याद है डी ए क्या चीज है, प्लेन सरफेस नंबर 1 है ये। तो प्लेन सरफेस नंबर 1 पर उपस्थित एक छोटा सा एरिया, छोटा सा क्षेत्रफल, लेकिन जब हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं पूरी सरफेस के लिए तो फिर वो पूरे सरफेस का एरिया बन जाता है। और इस पूरी प्लेन सरफेस का एरिया कितना है, हमने पहले ही मान रखा है कहीं पर, माना समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल ए। तो मुझे ई की जगह ई और इसकी जगह पर क्या लिखना चाहिए, पूरी प्लेन सरफेस 1 का एरिया। पूरी प्लेन सरफेस 1 का एरिया कितना होगा, ए, पहले से ही मान रखा है हमने। ऐसे ही ये भी तो बेटा उतना ही आ जाएगा,
क्योंकि ये भी तो प्लेन सरफेस नंबर 2 है। अब प्लेन सरफेस तो दोनों के एरिया सेम रहेंगे। इस तरह से फाई ई की वैल्यू निकल करके आई 2e इंटू ए। ये कौन सी स्टेप पार हो गई? दूसरी। थर्ड स्टेप क्या है? नेट आवेश कैलकुलेट करना। वेरी गुड। तो अब हम बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट आवेश कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट आवेश Q इज इक्वल टू, या Q नेट चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। इस शीट में आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना माना गया है? सिग्मा। क्या आप सभी बच्चों को याद है अगर शीट के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक एरिया का आवेश, 1 यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होगा वो सिग्मा है। फिर से सुन लीजिए, किसी भी चालक चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अगर सिग्मा है, इसका मतलब है उस चालक चादर के एकांक क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा है। तो यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है, एकांक क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा है। जबकि ये जो एरिया हमने यहां लिया हुआ है इस शीट का, इसका एरिया है कितना? ए। वेरी गुड। क्यों? आप खुद देखिए, ये अगर एक शीट है और ऐसा पाइप जैसा इसमें गया है, इसमें से आर पार करा दिया हमने, तो समतल पृष्ठ का यहां पर एरिया कितना बताया आपने? ए बताया है। और वही एरिया तो यहां पर आएगा, तो इसका भी इतने का एरिया कितना होगा? इसका भी एरिया ए हो जाएगा। इस तरह से इतनी जगह का एरिया ए रहेगा। तो अगर यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है तो ए एरिया का चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू ए। दिस इज नेट चार्ज inside the closed surface, inside the Gaussian surface. Okay, now we have crossed our third step. What will be in fourth step? Apply Gauss theorem. अब गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय में क्या बताया गया? फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू नेट चार्ज। ठीक है। फाई ई की वैल्यू कैलकुलेट की है हमने 2e इंटू ए। फाई ई इज इक्वल टू 2e इंटू ए। तो फाई ई की जगह हम लिखेंगे 2e इंटू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज कितना आया है? सिग्मा इंटू ए। ए से ए कैंसल हो गया, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला मिला हमको एक समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। बउआ हो, और थोड़ा सटा के लगाया करो भाई, आगे से लगाओ थोड़ा। तुम पहले लगाओ जाके अपनी साइकिल, तुम्हारी नीचे लगी है ना, बस ऐसे लगाओ। इसी में बेटा एक क्वेश्चन इन्होंने और जोड़ दिया है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। लिखा, एक खोखले बेलन के भीतर Q कूलॉम आवेश स्थित है। हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप भी सुनिए। एक खोखला बेलन है, उसके भीतर Q कूलॉम का आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से, वक्र पृष्ठ, बेलन में 2 प्रकार के पृष्ठ होंगे ना, वक्र पृष्ठ एक होगा और 2 समतल पृष्ठ होंगे। तो वक्र पृष्ठ से अगर 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो तो बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, कितना संबद्ध होगा, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, इसी में
हम एक और क्वेश्चन लगा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 कर लो आप इसको। क्यों पार्ट 2? इसलिए क्योंकि इन्होंने अथवा भी नहीं लगाया इसके बीच में, तो हम पार्ट 2 कर दे रहे हैं। लिखा है खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलॉम आवेश स्थित है। देखो बेटा, मैं इसका फिगर बना के आपको दिखाता हूं। ये एक खोखला बेलन हमने बना लिया, ये खोखला बेलन है। ऐसा, इसके भीतर क्यू कूलॉम आवेश स्थित है। मान लो कैसा भी चार्ज मान लो, पॉइंट चार्ज ही मान लो कि पूरा का पूरा जो क्यू कूलॉम का चार्ज है वो एक पॉइंट पर सिचुएटेड है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्टमीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो, जो वक्र पृष्ठ से कर्व्ड सरफेस से, फाई फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, थोड़ा मैं इसको और सही से लिखता हूं, फाई ई मतलब वैद्युत फ्लक्स, और कौन से पृष्ठ से गुजरने वाला? कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला। तो कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स उन्होंने फाई दे रखा है। एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? हम मान लेते हैं कि माना प्रत्येक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला, माना प्रत्येक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, और यहां पर हम लिख देते हैं प्लेन है, कि इससे भी जो फ्लक्स गुजरेगा वो फाई ई प्लेन है, इससे जो फ्लक्स गुजरेगा उसका नाम भी फाई ई प्लेन है। और आपको इसी की वैल्यू पता लगानी है, एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या आप बता सकते हैं गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो संपूर्ण बंद पृष्ठ बना हुआ है, इससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? गॉस प्रमेय के अनुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, गॉस प्रमेय के अनुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, तो गॉस प्रमेय के अनुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? नेट वैद्युत फ्लक्स होगा 1/ε0 इंटू क्यू, क्योंकि इस पूरे बंद पृष्ठ में ही कितना आवेश घिरा हुआ है? क्यू आवेश घिरा हुआ है, तो 1/ε0 इंटू क्यू। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप कैलकुलेट करिए इसको, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? पूरे बंद पृष्ठ में 3 टाइप की सरफेस है, तीनों टाइप के सरफेस, 2 प्लेन एक कर्व्ड, तो तीनों टाइप के सरफेस से अलग अलग फ्लक्स निकाला जाता और तीनों को आपस में क्या करते? जोड़ देते। तो सबसे पहले इस प्लेन सरफेस से फ्लक्स निकालो, तो इस प्लेन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स हमने कितना माना है? फाई ई प्लेन, तो फाई ई प्लेन प्लस इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालो, ये कितना होगा? ये भी होगा फाई ई प्लेन प्लस कर्व्ड सरफेस से गुजरने वाला, तो कर्व्ड सरफेस से गुजरने वाला तो ये, तो इसको हम लिख देते हैं फाई ई कर्व्ड, और तब मिला के ये किसके इक्वल आता? 1/ε0 इंटू क्यू। ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, सेम चीज है, तो ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू प्लेन सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस हमको दिया गया है, इसकी वैल्यू फाई दी गई है, इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। इसको अगर उधर भेज देंगे आप तो क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर प्लेन सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू माइनस फाई। Therefore, electric flux from plane surface is equal to, ये 2 उधर चला जाएगा अपॉन में, तो 1/2 क्यू माइनस फाइव। एक प्लेन सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना होगा आपका। नहीं समझ में आई बात आपको? तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 और इसके आगे के क्वेश्चन हम लगाएंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।